जब दो बड़े बड़े चेहरे हिरेन जोशी और नवनीत सहगल एक साथ गिरे तो समझ लीजिए कहानी बहुत गहरी है। आखिर पीएमओ में ऐसा क्या फूटा कि प्रसार भारती में सफाई अभियान शुरू हो गया। आज हम बात करेंगे उस बड़े झटके की जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल मचा दी है। आईएएस रहे नवनीत सहगल ने प्रसार भारती के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और केंद्र ने इसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया और कहा आपको तत्काल प्रभाव से प्रसार भारती के सेवाओं से मुक्त किया जाता है। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ये दोबारा रिपीट करने वाली है, ये सोचने वाली है कि आपको तत्काल प्रभाव से सेवाओं से मुक्त किया जाता है। इसके ठीक पहले प्रधानमंत्री के बेहद करीबी माने जाने वाले हिरेन जोशी का जाना और अब नवनीत सहगल का अचानक इस्तीफा। सोशल मीडिया पर लोग इसे हिरेन जोशी सागा का अगला अध्याय बता रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अचानक से प्रधानमंत्री के बेहद करीबी रहे ओएसडी हिरेन जोशी, जिनका इशारों पर मीडिया तथ्य करता रहा, उन्हें एकदम से हटा दिया जाता है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का एकाएक इस्तीफा हो जाता है। सुनने में आ रहा है वो आने वाले दिनों में और इस्तीफे होंगे, लेकिन वो क्या चीज है जिस पर लीपापोती की जा रही है? भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। क्या इस देश को सच जानने का हक नहीं है? प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ तो गड़बड़ है, कांग्रेस का यह बयान है। तो सवाल उठ रहा है, क्या पीएमओ में कुछ बड़ा पक रहा है? क्या यह सिर्फ इस्तीफे नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन है? क्या सरकार के अंदर ही कोई ऐसा विवाद है जिसे दबाने की कोशिश हो रही है? आज इन्हीं बड़े सवालों की परतें खोलेंगे पूरी बेबाकी से। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, मीडिया को कंट्रोल करते करते क्या कंट्रोल से बाहर हो गए, एकदम इस्तीफे पे इस्तीफे? देखिए, मीडिया को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी वो मोदी जी के लिए 2008 से निभा रहे थे। आप हम्म। सोचिए कितना पुराना साथ था हिरेन जोशी का मोदी जी के हम्म। साथ में। हम्म। 2014 में जब मोदी जी दिल्ली आए तो हिरेन जोशी को यहाँ भी ले आए और उन्हें अपने पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में रखा और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी कि वो पूरे मीडिया को कंट्रोल करें और साथ में उनकी छवि को भी निर्मित करें, उनकी छवि को हम्म। भी चमकाएं। तो ये हम्म। दोहरी जिम्मेदारी वो निभा रहे थे और बड़ी भारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एक तरह से जोसेफ गोएबल्स की तरह थे मोदी जी के लिए। जो हिटलर का गोएबल्स था, जो पूरा प्रचार हम्म। मंत्री था उनका, उसी तरह से उसी हैसियत में हिरेन जोशी काम कर रहे थे और बहुत पावरफुल पोजीशन पे थे। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि हिरेन जोशी को जाना पड़ा और उसके एक दिन बाद खबर आती कि नवनीत सहगल भी, जिनका अभी 1 साल का कार्यकाल बचा था, वो भी रुखसत हो लिए। और एक नाम और अंकुर जी जोड़ा जा सकता है इसमें। अक्टूबर के अंत में एक और इस्तीफा हुआ था हितेश जैन का, जो लॉ कमीशन के मेंबर थे। अप्रैल 2025 में उनकी नियुक्ति हुई थी और अक्टूबर में विदाई हो गई और एक दिन में उनसे बंगला खारिज करवाया गया, सामान बाहर कर दिया गया। वो भी जो हिरेन जोशी के बहुत करीबी माने जाते थे और सोशल मीडिया पर अफवाह है कि मतलब जो आरोप चल रहा है, जो कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया है कि एक बैटिंग ऐप दुबई से जो संचालित होता है, उससे कनेक्शन है हिरेन जोशी के, वो उसके प्रमोटर हैं और उनका जो ताना-बाना बना है, उसमें हिरेन जोशी भी शामिल थे और लॉ कमीशन में वो बैटिंग के पक्ष में कुछ कानूनी ढील दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनकी विदाई हुई थी। आरोप कितने सही हैं, गलत हैं, हमें नहीं पता। कुछ दूसरी चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं हिरेन जोशी के मामले में। मसलन ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने एक हिमानी सूद करके एक महिला थी, हरदीप पुरी की खासम खास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रह चुकी थी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या शायद ऐसी ही कोई यूनिवर्सिटी थी जिसकी वाइस चांसलर रह चुकी थी और उनको वो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की पैरवी कर रहे थे। जेपी नड्डा के पास गए। जेपी नड्डा फिर अमित शाह को बताया कि हिरेन जोशी क्या कर रहे हैं और अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया। तो उधर से भी ये माना जा रहा है कि एक राजनीतिक दखलंदाजी जो वो कर रहे थे, उसकी वजह से भी उनकी विदाई हुई होगी
और ये जो तमाम तरह के करप्शन के आरोप लग रहे हैं, पीएमओ में रहते हुए सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे ये हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, मैं खाऊँगा ना खाने दूँगा, और अगर उनके दफ्तर में बैठकर कोई आदमी इतने सालों से ये खेल खेल रहा था, तो कितनी बड़ी बात है। हम नहीं जानते कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन कांग्रेस ने तो बड़ा खुलकर अटैक किया है। और हम्म। पीएमओ से कोई जवाब आ नहीं रहा है, कोई सफाई भी उस तरह से नहीं आ रही है। बीजेपी ज़रूर लगी हुई है इस पूरे मामले को दबाने में या डैमेज कंट्रोल करने में, जैसा आपने भी कहा। लेकिन ये बड़ा विस्फोटक हिरेन जोशी का जाना है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के बाएँ हाथ माने जाते हैं और उन्हें बिल्कुल। मीडिया का तानाशाह भी कहा जाता है। तो ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी अपने इस बाएँ हाथ को काट कर फेंकने के लिए मजबूर हो गए? क्या दिक्कत थी? क्या परेशानी हुई? कोई तो बड़ी बात हुई होगी ना, कोई ऐसी छोटी-मोटी बात हुई थी। अगर राजनीतिक कारण होते तो उन्हें बुला के समझा दिया गया होता कि भाई ये सब मत हम्म। करो, अपना काम करो। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर वो छोटी-मोटी चीज़ होती तो मोदी जी इसको मैनेज करते, हिरेन जोशी को इस तरह से उनकी बलि तो ना चढ़ाई जाती। लेकिन अगर हम्म। ये हुआ है, और आपको बता दें कि ये जो महादेव बैटिंग ऐप है, वो पिछले 4 साल में 50,000 करोड़ का कारोबार कर चुकी है, और हम्म। देश भर में वो ढेर सारे लोगों को हवाला के ज़रिए पैसे देती है। मतलब भूपेश बघेल कांग्रेस के नेता का नाम भी इसमें आ चुका है। तो कई बहुत बड़े-बड़े लोग इसमें फँसे हुए हैं और हवाला के से ज़रिए पैसे बँट रहे हैं। बहुत सारे अफ़सर भी इसमें शामिल हो सकते हैं, पुलिस वाले, नेता। तो एक बड़ा रैकेट चल रहा था, और उसमें किरण जोशी अगर उस बेटिंग कंपनी में प्रमोटर हैं या थे, तो ये कितनी बड़ी बात है। सोचिए कि प्रधानमंत्री के दफ्तर से कोई ऐसा खेल चल रहा था, और प्रधानमंत्री इतने समय से चुप बैठे थे, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो ये एक बड़ा रहस्योद्घाटन है बहुत। और नवनीत सहगल के की नियुक्ति को लेकर भी माना जाता है कि हिरण जोशी के मार्फत ही हुई थी। मतलब ये चाहे वो हितेश जैन हो या नवनीत सहगल हो, ये सब कहीं न कहीं इनके तार हिरेन जोशी से जुड़े हुए थे। तो ये कोई बड़ा खेल चल रहा था। उसमें ये पैसे बना रहे थे हिरेन जोशी, और पता नहीं क्या-क्या था। जैसे मैंने अभी हिमानी सूद का नाम लिया, उनके ज़रिए वो अमेरिका वगैरह में भी अपना नेटवर्क बना रहे थे। उन्होंने हिमानी सूद को प्रधानमंत्री से भी मिलवाया था, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो सवाल उठता है कि हिरेन जोशी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे थे? एक दुरुपयोग तो वो कर ही रहे थे कि पूरे मीडिया को नाथने का। व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए वो संदेश देते थे एडिटर्स को, एंकर्स को, रिपोर्टर्स को, कौन-सी खबर दबानी है, कौन-सी छिपानी है, कौन-सा नैरेटिव। उनको ये माना जाता है कि मीडिया में नैरेटिव बनाने का काम दिया गया था मोदी जी के पक्ष में, मोदी सरकार के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, और वो काम ये कर रहे थे। तो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, इतनी शक्ति उनके हाथों में थी। सोचिए, भारत जैसे विशाल देश के मीडिया को जो व्यक्ति कंट्रोल कर रहा हो, उसकी हैसियत क्या होगी? पीएमओ में बैठा हुआ आदमी, प्रधानमंत्री मोदी का पुराना सहयोगी, 2008 से लगातार उनके लिए काम कर रहा है। उसके पहले एक मामूली असिस्टेंट प्रोफेसर होते थे ये राजस्थान के भीलवाड़ा में। उससे उठकर कहाँ पहुँचे और क्या-क्या खेल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। कांग्रेस ने तो सीधे-सीधे कहा है कि आप जाँच करवाइए और सारी चीज़ें सामने लाइए, और नहीं तो फिर हम करेंगे खुलासे। तो इसका मतलब है कि अब आने वाले दिनों में बहुत कई और लोगों के सिर कटेंगे, और कई और रहस्योद्घाटन होंगे। और प्रधानमंत्री की जो फ़ज़ीहत पिछले साल भर से चल रही है, उसमें ये नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। ये एक नया मतलब पीएमओ अगर भ्रष्टाचार पीएमओ से चल रहा हो, तो आप सोचिए कितनी गंभीर बात है। एक समय था जब नरसिम्हा राव का याद होगा आपको कि जो घोटाला हुआ था, शेयर मार्केट का घोटाला, उसमें 100 करोड़ का सूटकेस
पहुंचाने की बात हुई थी नरसिम्हा राव के ऑफिस में, घर पर, रेजिडेंस में, और ये एक दूसरा उसके बाद ये मामला खुलकर आ रहा है जिसमें ये सब हो रहा था। तो ठीक है, प्रधानमंत्री सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के लोग तो अगर इन्वॉल्व होते हैं तो कितनी बड़ी बात है। ये पूरे निजाम को हिला देने वाली घटना होगी। आपको लगता है पीएम मोदी से अब जो घटनाएं हो रही हैं उससे लगातार अब ये घटना से भी एक कमजोरी और जुड़ेगी और लगातार डाउनवर्ड ही जा रहे बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए उनका ग्राफ लगातार गिर रहा है, उनकी विश्वसनीयता गिर रही है, उनकी साख गिर रही है। देश में भी और विदेश में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और एक-एक करके करप्शन के ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। अब संदेश शाह का जो मसला आया था, इतने बड़े घोटाले का, वो भाग गया इनके देखते-देखते और सीबीआई टापती रह गई या भगा दिया गया, कौन जानता है? नीरव मोदी भागे, मेहुल चोकसी भागे, कितने गुजराती कारोबारी इसी तरह से घोटाले कर के भाग गए, एक और भाग गया। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रधानमंत्री की साख को गिराने वाली ही हैं, उनकी प्रतिष्ठा को नीचे ही लगाने वाली है। वो भले ही मंदिर-मंदिर जाकर अपनी छवि को चमकाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन जहाँ तक गवर्नेंस का सवाल है, जहाँ तक सदाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का सवाल है, उसमें तो वो हर फेल हो रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ी घटना है और हम्म। हिरेन जोशी ने एक तरह से पीएमओ की असलियत को सामने ला दिया है। ये सोचिए कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा मामला होगा कि हिरेन जोशी को इस तरह से चलता कर दिया गया। नहीं तो बहुत बिल्कुल। सारे तरीके होते हैं कि भाई कुछ समय बाद आप आराम से उनको कोई और ज़िम्मेदारी दे देते और किसी और को वहाँ पर आप स्थापित कर देते। स्मूथ ट्रांज़िशन भी हो सकता था, लेकिन अचानक हुआ। अचानक नवनीत सहगल चले गए, अचानक हितेश जैन की छुट्टी कर दी गई। ये क्या हो रहा है? ये कोई बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहा है, कोई बड़े रैकेट की तरफ इशारा कर रहा है। कोई कार्टेल है जो बड़ा खेल कर रहा था, उसकी सच्चाई सामने आई है। पूरी सच्चाई सामने आएगी कि नहीं, कार्रवाई होगी कि नहीं, ये तो इस निज़ाम में कोई नहीं जानता है, क्योंकि आज तक हमें ये सब देखने को नहीं मिला है। इस्तीफे तो होते नहीं हैं। हम्म। इस तरह से हटाए अब जाने का सिलसिला अब हमें दिखलाई पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये बात तो सही है जिस प्रकार से सब कुछ हो रहा है, जो मुकेश जी ने कहा कि एक बायाँ हाथ को हटाना क्यों पड़ गया? छोटे-मोटे किस्से तो मोदी जी आराम से डील कर लेते। कुछ ऐसा होगा जो लगा कि अभी इनको हटाना ही फ़ायदेमंद होगा। तो वही है कि कांग्रेस जो कह रही है, देखते हैं कि कुछ भंडाफोड़ या खुलासा बाद में करेगी, नहीं करेगी, इस केस में कुछ आगे बात होगी। कुल मिलाकर वही है कि मोदी जी उस पूरे देश की राजनीति पर कंट्रोल कर रहे थे, वो अब उनके ही लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि देश की सियासत में उनके अंदर से ही जो बवंडर मचे, तो उससे ही देश की सियासत में कुछ हलचल मचे। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.